जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने प्रूव करी भारत की एडवांस्ड वॉरशिप डिजाइन कैपेबिलिटी। थिएटर कमांड्स को क्रिएट करने वाला प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के सामने औपचारिक रूप से हुआ सबमिट। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन में गंभीर देरी और अज्ञात बंदूकधारियों ने एक और लश्कर के सूअर को किया हॉरिफाइड। भारत की स्वदेशी नेवल कैपेबिलिटीज़ को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने फ्रंटलाइन वॉरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए सफलतापूर्वक एडवांस्ड हाइड्रोडायनेमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट और मॉडल टेस्टिंग को कंप्लीट किया है। और इसे डीआरडीओ की एनएसटीएल लैब ने भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के साथ कोलैबोरेशन में कंडक्ट किया था। अब यह हाइड्रोडायनेमिक टेस्टिंग है क्या? तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस टेस्टिंग में इस बात को चेक किया जाता है कि जो शिप्स का डिज़ाइन है वो पानी पर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसमें स्पीड, स्टेबिलिटी, मूवमेंट्स, ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। और ये एक स्वदेशी एडवांस्ड वॉरशिप को डिज़ाइन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। और इस टेस्टिंग का जो आउटकम निकला है वो बेहद ही ज़्यादा एक्यूरेट था और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करता था, जो कि वॉरशिप्स को डिज़ाइन करने वाली भारत की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और टेक्निकल डेप्थ को दर्शाता है। और इस टेस्टिंग में दो तरह के मेथड इस्तेमाल किए गए थे, डिजिटल टेस्टिंग या यूँ कहें कंप्यूटर सिमुलेशंस, और इसके अलावा वाटर टैंक्स में एक छोटे फिजिकल मॉडल को भी टेस्ट किया गया था। और ये चीज़ ये भी दिखाता है कि भारत की टेस्टिंग और डिज़ाइन कैपेबिलिटी इस क्षेत्र में लीडिंग कंट्रीज़ की जितनी बेहतर है, और हम भी वर्ल्ड क्लास लेवल की मॉडर्न वॉरशिप्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे टेस्ट कर सकते हैं बिना फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर हुए। बाकी इसके अलावा एक और अपडेट है कि कल जो डीआरडीओ ने दो नए एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स को अनवील किया था, जिसमें से एक व्हील्ड वर्जन है और एक ट्रैक्ड वर्जन, जिसे डीआरडीओ की वीआरडीई ने डिज़ाइन किया है और इसे टाटा और भारत फोर्ज ने संयुक्त रूप से मैन्युफैक्चर किया है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी ये सामने आई है कि ये विक्रम V21 प्लेटफॉर्म है और इनमें 8 से 10 फुली इक्विप्ड सोल्जर्स को कैरी करने की भी क्षमता है। बाकी इसके फायर पावर के बारे में पिछले अपडेट में हमने ऑलरेडी बात करी है। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय के सामने थिएटर कमांड्स को क्रिएट करने वाला जो प्रस्ताव है वो अब औपचारिक रूप से सबमिट कर दिया गया है और ये प्रपोजल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को भेजा गया है। बाकी इस योजना को पहले रक्षा मंत्रालय और फिर इसको सीसीएस की तरफ से फाइनल अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव में 4 स्टार थिएटर कमांडर्स को नियुक्त करने की सिफारिश भी की गई है। और इसके अलावा मिलिट्री ने हर एक थिएटर के लिए एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डेप्यूटी कमांडर्स की पोस्ट को क्रिएट करने का भी प्रस्ताव रखा है, और जिनका सिलेक्शन थिएटर कमांडर के अलावा अन्य सर्विसेज से भी किया जाएगा। इसके अलावा एक और अपडेट है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि मराठा लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर में 16th भैरव बटालियन को रेस किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारतीय सेना की सर्विस में टोटल 25 भैरव बटालियंस को रेस करने की योजना है, जिन्हें आने वाले महीनों में पूरा किया जाएगा। और हर एक यूनिट में 250 से 300 के आसपास स्पेशली ट्रेन्ड सोल्जर्स रहेंगे। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स में आती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंटरनेशनल डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अब इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि जारी की गई है नवभारत टाइम्स की तरफ से, और इसमें उन्होंने अपने सोर्सेज के हवाले से यह दावा किया है कि ब्रह्मोस को बनाने वाली कंपनी यानी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में पिछले कुछ महीनों में मास ट्रांसफर्स हुए हैं और जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर है और मैनेजमेंट के लेवल पर जो सिचुएशन है उसको सही तरीके से संभाला नहीं जा रहा है। और नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है कि उनके मुताबिक कम से कम 56 एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र किया गया और ज़्यादातर ट्रांसफ़र हैदराबाद से लखनऊ और हैदराबाद से पिलानी के लिए किए गए। और ब्रह्मोस एरोस्पेस में मैनेजमेंट लेवल पर कई खामियों के बारे में बात की गई है, जिसका गंभीर असर ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन पर हो रहा है। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन पर जो असर पड़ रहा है तो उस वजह से भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स की डिलीवरी में थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। और वैसे तो इस रिपोर्ट में कुछ वर्षों की देरी की बात की गई है। और अपनी इसी रिपोर्ट को लेकर जब नवभारत टाइम्स ने भारतीय नौसेना को संपर्क किया तो ना ही इस बात से इनकार किया गया है, ना ही इसकी पुष्टि की गई है। और इस रिपोर्ट में ब्रह्मोस एरोस्पेस के ही एक एक्स ऑफिशियल के हवाले से यह दावा किया गया कि भारतीय नौसेना का ऑर्डर काफ़ी बड़ा था और उस ऑर्डर को समय पर पूरा करने में आ रही दिक्कतें गंभीर हैं, और इसलिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजमेंट की क्षमता पर प्रश्न उठाए गए। और इसी रिपोर्ट में ब्रह्मोस के ही पूर्व अधिकारी के हवाले से भी बताया गया कि कैसे जो ब्रह्मोस NG है तो उस मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट को 2025 के अंत तक करने का प्लान था और फिर 2026 तक उसको फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करना था। लेकिन हुआ यह कि अभी तक संबंधित फाइल को मंजूरी तक नहीं मिल पाई है, तो फ्लाइट टेस्ट तो दूर की बात है। और तो और इस रिपोर्ट में एक थर्ड पावर की तरफ भी इशारा किया गया है, जिसमें उनका यह कहना है कि इन बातों के पीछे की एक वजह यह भी हो सकती है कि कोई है जो नहीं चाहता कि ब्रह्मोस मिसाइलों के प्रोडक्शन में तेजी आए,
क्योंकि उनका ये कहना है कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे शानदार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और पाकिस्तान के खिलाफ इसने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे दुनिया के कई देश तक हैरान है और वो नहीं चाहते कि ब्रह्मोस मिसाइलों का एक्सपोर्ट दूसरे देशों में हो और हो सकता है कि मिसाइल का प्रोडक्शन कम होने के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जोड़ दी गई है। लेकिन अगर इस रिपोर्ट के दावे सच हैं तो ये बेहद ही चिंताजनक बात है और फिलहाल अभी तक नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट पर ना तो ब्रह्मोस एरोस्पेस और ना ही भारतीय रक्षा मंत्रालय कहीं से भी कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। कल 25 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ था। खैर जहाँ पे इवेंट हुआ वो एक हाई प्रोफाइल इवेंट था जहाँ पे टॉप पॉलिटिशियंस, मीडिया और अन्य ऑफिशियल्स मौजूद थे और ऑफिशियल्स के मानना है कि संभावित रूप से उस हमलावर के टारगेट में थे यूएस के प्रेसिडेंट और उनकी टीम। और इस इवेंट वाले एरिया जहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट मौजूद थे तो उसमें हमलावर ने घुसने का प्रयास किया था। जो हमलावर है उसका नाम है कोल एलन, जो कि 31 ईयर्स का है और ये अपने साथ शॉटगन, हैंडगन और चाकू लेकर आया था और उसने वेन्यू के बाहर पहले सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट पर फायर किया और अंदर भागने का प्रयास किया, लेकिन यूएस के सीक्रेट सर्विस ने तुरंत ही उसको रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। और यूएस के प्रेसिडेंट समेत अन्य सभी ऑफिशियल्स पूरी तरह से सेफ हैं, किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। हालांकि एक सिक्योरिटी ऑफिसर को शॉट किया गया था लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी जिसने उनको सेव कर लिया। बाकी जो पैनिक हुआ था उस वजह से वहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि कोई भी कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट नहीं है। बाकी दुनिया भर के लीडर्स ने इस हमले की कड़ी निंदा करी है और इस घटना पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि ये जानकर राहत मिली है कि वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई हालिया सुरक्षा घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और वाइस प्रेसिडेंट सुरक्षित और स्वस्थ हैं और मैं उनकी सुरक्षा और कुशल मंगल की कामना करता हूं और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। और यूएस प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से उस हमलावर की एक सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज करी है जो कि अंदर भागता हुआ दिख रहा है। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन ईरान के डेलीगेशन ने यह भी स्पष्ट किया था कि वे यूएस ऑफिशियल्स के साथ कोई भी डायरेक्ट नेगोशिएशन या कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में इस बार जो पाकिस्तान की दलाली वाली भूमिका है वो बिल्कुल सेंटर पर रहने वाली थी। पर हुआ यह कि इससे पहले कि यूएस का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचता, जो ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो वो यूएस डेलीगेशन के आने से पहले ही वापस ईरान चला गया। और चूंकि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में है ही नहीं तो इसलिए यूएस भी जो पाकिस्तान डेलीगेशन भेजने वाला था उसको अब कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि पीस टॉक का दूसरा राउंड शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बाकी ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो ब्लॉकेड और थ्रेट के अंडर किसी भी नेगोशिएशन में एंटर नहीं करेंगे, यानी कि पहले अमेरिका को इस नेवल ब्लॉकेड को हटाना पड़ेगा जो कि उसने ईरान के पोर्ट पर लगा के रखा हुआ है। उसके बाद जाकर ही ईरान यूएस के साथ किसी तरह के नेगोशिएशन में शामिल होगा। खैर बाकी एक और अपडेट है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स की तरफ से एक जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात बंदूकधारियों ने लश्कर के एक और टॉप के सुमर को हॉरिफाइड किया है जिसका नाम है मौलाना शेख यूसुफ अफरीदी और बताया जा रहा है कि यह संगठन के रिक्रूटमेंट में मुख्य रूप से शामिल था। बाकी इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी एक स्टेटमेंट देखने को मिली है जिसमें उनका यह कहना है कि जो भारत है वो पाकिस्तान की सिटीज़ पर किसी बड़ी स्ट्राइक की प्लानिंग कर सकता है जिसमें वो एक फुल स्केल वॉर में एंगेज होने के बजाय सिविलियंस को टारगेट करेगा। और ये दावा पाकिस्तान के वो रक्षा मंत्री कह रहे हैं जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले ये कह रहे थे कि भविष्य में अगर भारत ने कोई मिसएडवेंचर किया तो पाकिस्तान का अगला टारगेट होगा कोलकाता। और उनको कौन बताए कि सिविलियंस को टारगेट करना पाकिस्तान का काम है, भारत के फोर्सेस तो केवल वहीं टारगेट करती है जहाँ जरूरी होता है, हम सिविलियंस को नहीं मारते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री शायद ADGPI इंडियन आर्मी के ऑपरेशन सिंदूर वाले पोस्ट को कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं और शायद उसी के बाद से थोड़ी घबराहट तो हो रही होगी, पर उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत कभी मिस एडवेंचर नहीं करता है, वो तो पाकिस्तान का काम है। भारत का काम है पाकिस्तान को उसके मिस एडवेंचर के लिए एक रियल एडवेंचर का एक्सपीरियंस देना, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में दिया था। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1961 में नागालैंड में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार मेजर के बहादुर लिंबू वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2003 में 25 असम राइफल्स के कैप्टन अनिर्बन दास और 1997 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन गोपाल सिंह भंडारी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की न्यूक्लियर आर्सेनल को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है
और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।